भेज दिया, पढ़ लेना। ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस जो होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि स्टिफ गेट कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। एबनॉर्मल पोस्चर की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि टग्ड अप एब्डोमेन। द एनिमल में स्टैंड विद द एक्सटेंडेड हेड उसका एक्सटेंड हुआ है एंड स्ट्रेच्ड आउट फीट। ठीक है, तो में एनिमल जो है आपका पड़ा हुआ है, दे हैव टर्न हेड अलोंग वन साइड लॉन्ग कर दिया है, आपने एक साइड मतलब टर्न कर लिया है अपने हेड को। राइज होने में आपका एनिमल सक्षम नहीं है। सो मोस्ट कॉमनली ये सब डाउनर स्काउ सिंड्रोम्स में आप मिलता है। आपका मिल्क फीवर कंडीशंस में भी सारे चीज नहीं, बट एनिमल्स नहीं उठ पाता है। और कीटोसिस में भी जो टकडप करते हैं, वन साइड टर्न करते होता है, वो कीटोसिस का भी बहुत पिकुलियर सिम्टम्स है। तो जैसे मिल्क फीवर का नीचे एग्जांपल दिया है हमने, काउ सिट्स ऑन द फ्लांक पर बैठा हुआ है एंड हेड रेस्ट ऑन द फ्लांक, और हेड जो है अपने फ्लांक पे किए हुए है। सो दिस इज द पिकुलियर सिम्टम्स ऑफ मिल्क फीवर। मिल्क फीवर मतलब फीवर रहता है या नहीं रहता है? नहीं सर, नो सर, कैल्शियम लो। अब सब ऑप्टिमल फीवर, कैल्शियम में कमी हो जाती है। सब ऑप्टिमल, जो ऑप्टिमम फीवर है उससे भी डाउन होता है फीवर। ठीक है ना? मैंने आप जब क्लिनिक्स में जाइएगा तो मेरा अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे कि दो डिजीज कंडीशंस में बहुत क्लियरली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वन इज दी यू कैन से एसिडोसिस एंड अदर इज दी मिल्क फीवर। दोनों कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल रहता है। सब नॉर्मल मतलब बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे भी कम रहता है, बट यहाँ आपका ड्राई फिकल मटेरियल होता है, वहाँ बहुत प्रोफ्यूज फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है एसिडोसिस कंडीशंस में। और दोनों का ऐसा ट्रीटमेंट रेकमेंडेड है कि एक में कैल्शियम चढ़ाइए और एक में सोडा बाइकार्ब चढ़ाइए, दोनों तुरंत एनिमल खड़ा हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में रिस्पॉन्स करता है ट्रीटमेंट का। चलिए, सो फ्रॉग लाइक पोस्चर, जैसे फ्रॉग में चल रहता है वैसा पोस्चर, तो ये आपको ऑब्चुरेटर पैरालिसिस में बाइलैटरल डिस्प्लेसिया कंडीशंस में दिखता है। जब आपका एक्यूट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और हॉर्स के केस में जैसे हम लोग करते हैं ना कि इसको क्या हो, कौन सा डिजीज होता है हॉर्स में, कॉलिक डिजीज होता है, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल जब भी पेन होगा, पेन कोई रहेगा तो वो किकिंग बेली में किकिंग हैबिट रहेगी। तो बिहेवियर, अगर एनिमल का नॉर्मल बिहेवियर चेंज हो रहा है तो भी आप बहुत सारे डिजीज कंडीशन सस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिहेवियर है, सर्किल में वॉकिंग कर रहा है और डल है, एनॉक्सियस है, चार्ज कर रहा है किसी को, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है, ठीक है, अपना हेड को बार बार कहीं पुश कर रहा है, तो ये सब एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे डिजीज कंडीशन सस्पेक्ट कर सकते हैं। एबनॉर्मल अपीयरेंस अगर उसका सही नहीं है, हेल्दी एनिमल जनरली ग्लोसी हेयर कोट जो होता है उसका ग्लोसी और स्मूथ होता है, चमक होता है उसमें, ये आपको यू कैन से एक इंडिकेटर भी है कि ये हाइड्रेटेड एनिमल है कि डिहाइड्रेटेड एनिमल। अगर एनिमल डायरिया से सफर कर रहा है, डायरिया डिजीज से, तो डेफिनेटली उसके बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा और बॉडी कोट उसका जो डल और डिप्रेस्ड होगा, उसकी ग्लोसीनेस जो है वो लॉस हो जाएगी। तो कोई भी स्किन लेशंस है आप यहाँ एग्जामिन करके कह सकते हैं एनिमल ब्रूसिंग कहीं है और टीयरिंग तो नहीं हो रखा है कहीं बॉडी, ये सब चीज आप देख सकते हैं अपीयरेंस में। इमेशिएटेड कंडीशंस जस्ट लाइक आपको डिहाइड्रेशन बताया, सेम चीज है कि इसका बॉडी का जो आपका अपीयरेंस है वो नॉर्मल है कि आपका एकदम डिहाइड्रेटेड है और इमेशिएटेड है, सूखा हुआ है। देन हेयर को नॉर्मल सीप वगैरह में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर बेसिस में और कन्फर्मेशन अगर उसका कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कोई एब्सेस तो नहीं है, ट्यूमर है, एब्सेस है, ये सब कंडीशंस आप देख सकते हैं। कहीं इनलार्ज जॉइंट तो नहीं है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं कि जब एनिमल किसी भी हर्ड में आप विजिट करने जाते हैं, तो आप अगर हर्ड विजिट कर रहे हैं और एनिमल विजिट कर रहे हैं, तो उस हर्ड में अगर आपको हाइग्रोमा ऑफ नी कंडीशन, हाइग्रोमा ऑफ नी ज्वाइंट, हाइग्रोमा मतलब फाइब्रस स्वेलिंग और लाइकवाइज है ना,
देख लीजिएगा हाइग्रोमा किसको कहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसे क्लिनिक्स में ऐसे भी मिलेगा आप क्लिनिकल सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। तो अगर हाइग्रोमा ऑफ नी जॉइंट आपको मिलता है, देन यू कैन एज्यूम दैट दिस हार्ड है, यू कैन से प्रिवेलेंस ऑफ ब्रुसेलोसिस। तो बहुत पॉपुलर है हाइग्रोमा ऑफ नी जॉइंट्स इन आप इसका। लाइकवाइज आप स्टड फॉर्म में जाते हैं तो आपको पॉलीविल कंडीशंस आपको मोस्ट कॉमनली मिलता है। हमारे डीन साहब एक दिन क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे थे किन्हीं से, तो ये वो क्लिक किया यूजी का अपना टीचर का पढ़ाया हुआ कि अगर आप किसी कैटल फार्म में विजिट करने जा रहे हैं और आपको बाई चांस आपको उसके जस्ट पड़ोस में आसपास में पहले आपको एक स्टड फार्म मिल जाता है और स्टड फार्म में जाते हैं, तो वहां से आप कैसे सस्पेक्ट करके बता सकते हैं कि नियर बाई फार्म में ये ब्रुसेलोसिस हो सकता है। सो हॉर्स में सिंपली आप पॉलीविल कंडीशंस और फिशुलस बीदर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, तो फिशुलस बीदर कंडीशन आपको मिलता है, देन आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो लाइव स्टॉक फार्म भी होगा वहाँ ब्रुसेलोसिस हो सकता है। तो वहाँ जाइए, आप अगर हाइग्रोमा ऑफ नी जॉइंट मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि यहाँ सब जगह ये ब्रुसेलोसिस प्रिवेलेंट है। ठीक है। सो एम्बिलिकल स्वेलिंग और हर्निया जैसे मैंने पहले भी बता चुके हैं, ओम्फेलोप्लेवाइटिस, ये सब कंडीशंस भी आपका कंफर्मेशन चेंज मिलेगा इन लार्ज सेंसिटिव ऑर्डर, और मान अगर है तो दैट्स मे बी इंडिकेटर ऑफ द मास्टाइटिस। लंपी जॉ अगर स्पाइन लार्ज हो सका है तो देन आप कह सकते हैं कि लंपी जॉ है, वुडन टंग भी कंडीशंस आते हैं। तो ये सब कंडीशंस आप यहाँ से एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस का कंडीशंस है वो भी आप यहाँ से डिटेक्ट कर कह सकते हैं कि एनिमल ये सफर कर रहा है। ब्लोटेड एब्डोमेन है, आप अगर ब्लोट कंडीशन है तो भी आप कह सकते हैं कि एनिमल को ब्लोट हो रखा है और गैस। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ प्रोट्रूजन्स, सो आपको डिस्चार्ज भी देखना है कि नाइजल कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, एक्सेसिव सैलिवेशन तो नहीं हो रहा है। सो ये सब डिजीज कंडीशन आप एफएमडी और इंटरपेस्ट डिजीज में हो सकता है। आपका ओकुलर डिस्चार्ज तो कोई नहीं है, सो वही अगेन ब्लू टंग में, बोवाइन वायरल डायरिया में और मैथक्स डिजीज दैट इज पॉल्ट्री के कंडीशंस में आप देख सकते हैं। प्रोट्रूजिंग फ्रॉम द रेक्टम दैट इज रेक्टम का प्रोलैप्स है, उटरस का प्रोलैप्स है, वेजाइनल प्रोलैप्स है, और मेनली ये सब कंडीशंस। और भी कोई भी ग्रोथ तो एबनॉर्मल ग्रोथ तो आई में नहीं है, और डायरिया हो रहा है तो कैसा डायरिया है, मार्टी डायरिया है, तो पूरा का पूरा जो आपका यू कैन से ये सब सॉइल्ड होगा पीछे का बॉडी कंडीशंस। ये बेसिक चीज है, ये आप सब कुछ एंगल आप जानते हैं। जब आप एज ए डॉक्टर एनिमल्स के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी आई जो है ये सब चीजों पे चला जाता है। आपको तो क्या है उसमें कमियां देखना है, तो कमियां जैसे जैसे निकलती तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन देता है कि एनिमल को क्या हो रखा होगा, क्योंकि वो कुछ बोलेगा तो है नहीं। करना तो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के और कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके। ना वो कुछ ये टेम्परेचर्स का पैरामीटर है, नॉर्मल टेम्परेचर्स का। आप अगर इससे कंडीशंस ऊपर और नीचे जाता है देन आप कह सकते हैं कि देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी इन द एनिमल्स। तो एबनॉर्मेलिटी इन अगर कुछ टेम्परेचर होता है तो दैट इज फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ राइज इन टेम्परेचर, मैंने फर्स्ट इंडिकेटर एज आई टोल्ड प्रीवियसली ऑफ सिस्टेमिक डिजीज और यू कैन से कम्युनिकेबल। मॉरिबेंड एनिमल होगा, डेफिनेटली सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जैसा कि मैंने बताया कि मिल्क फीवर में भी होता है और एसिडोसिस कंडीशंस में। टिप है थोड़ा, इसमें फ्लक्चुएशंस रिपोर्टेड हैं कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट फ्लक्चुएशन रेट है। पिग है, पिग में अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और कैटल और शीप में 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, सो ऐसे एनिमल को आपको आइसोलेट करके रखना है अनटिल उसका टेम्परेचर फॉल ना हो जाए और डिजीज का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाए। ठीक है। तो एबनॉर्मल कलर की बात करते हैं, तो Yes, sir. कलर है हॉर्सेस में और स्वाइन में भी आपको देखने को मिल सकता है। रेड एरियाज है जो कलर्ड स्किन में कहीं ना कहीं, जैसे हम लोगों ने इन्फ्लामेशन पढ़ रखा है, तो इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी में पढ़ रखे हैं, तो देयर आर 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। कौन कौन सा होता है? Red heat हैं? रेडनेस हो जाता है सर, हीट हो जाता है, पेन हो जाता है, उसका स्वेलिंग हो जाता है। इसका साइंटिफिक वर्डिंग बताओ मुझे, इसका साइंटिफिक वर्डिंग बताओ मुझे। एज ए पैथोलॉजिस्ट में रेडनेस को किसको कहते हैं?
ट्यूबर, rumor, डॉलर एंड लॉस loss of फंक्सोलेसिया, loss of लॉस ऑफ functionality. फंक्शंस। तो ये 5 साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन है, मे बी आपको ऑब्जर्व करना है। सो डार्क ब्लू एरिया ऑन द स्किन और अडर है दैट मे शो सम टाइप्स ऑफ द गैंग्रीन्स। येलो कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि जॉन्डिस है। एबनॉर्मल ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर में भी एब्सेस से आपका मेडिसिनल ऑर्डर कोई भी ना कोई आप उसमें टिंचर्स और जो भी आपका पेंट वगैरह यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, तो उससे रिड्यूस आ सकता है। कीटोसिस में जैसा कि मैंने पहले बताया कि एसीटोन लाइक और स्वीटिश ऑर्डर आता है, ठीक है। स्टिंग बीट ऑर्डर भी सम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है इसमें दिया हुआ, बट इन जनरल वी कैन से स्वीटिश ऑर्डर आता है। प्यूट्रिड ब्रोंकाइटिस है तो प्यूट्रिफैक्टिव ऑर्डर आएगा, सड़ा जैसा, ठीक है। नाउ सारे एग्जामिनेशन के बाद आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन। हम आपको एग्जामिनेशन लेते हैं और हम डिसीजन नहीं देते हैं कि आप पास कर रहे हैं कि फेल कर रहे हैं कि डिस्टिंक्शन ला रहे हैं कि आपका ग्रेडिंग कैसा है, तो आपको क्या आपकी वैल्यू नहीं पता है, या आपको कोई मेरा पढ़ाने का या उसका जब तक ये ग्रेडिंग ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। आपको क्या ग्रास्प हुआ, दैट वी कैन जज बाय द यू कैन से एग्जामिनेशन पैटर्न जो लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करके चीजों को ग्रास्प करते हैं। तो यहाँ भी आप सारा काम तो कर लिए, नाउ डिसीजन इज ऑन योर IQ और फाइंडिंग बेसिस पर आपको डिसीजन देना है। तो अगर सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो वैसे कंडीशंस में कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है प्रीवियस मेडिकेशंस की, कोई उसके पास आप जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जितने भी आप कंडीशंस एग्जामिन किए वो सब नॉर्मल है, सो यू हैव टू सिंपल फिट फॉर, आपका जो डिसीजन होगा वो फिट फॉर स्लॉटर होगा, ठीक है ना। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है फिर कि आप डिजीज एनिमल को ये डिजीज से सफर कर रहा था और आपको सारा कंडीशंस आप सही पा रहे हैं, तो आपका डिसीजन होगा फिट फॉर स्लॉटर। दूसरा जो कंडीशन आता है सस्पेक्ट और डिटेंड, सारा कहीं कंडीशंस हो सकता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आपको नॉर्मल मिल जाए, बट उसकी कुछ हिस्ट्री रही हो प्रीवियस मेडिकेशंस की और प्रीवियस डिजीज कंडीशंस की, तो वो आपके विवेक पर है कि आप अपने डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए आप उसे सस्पेक्ट के दायरे में और डिटेंड कंडीशन में डिटेंड करके रख सकते हैं। जब करते हैं ना, कहते हैं डिटेंड मतलब जब्त करके रख देना, जब्ती गुप्ती कर लेना, तो जब्त करके उसे आइसोलेटेड करके रख सकते हैं ताकि फर्दर एग्जामिनेशन करके आप री जजमेंट दे सकें, ठीक है। दूसरा डिलेड कर देना, आपको कुछ डाउट हो रहा है, आपको कुछ ऐसा फाइंडिंग है जो लग रहा है कि नहीं सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, जस्ट लाइक सस्पेक्ट की तरह। आप मान लीजिए एक्साइटेड एनिमल है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव एनिमल्स है, तो उसे प्रॉपर आपको लग रहा है कि प्रॉपर से रेस्टिंग नहीं मिला है, ठीक है, हल्का टेम्परेचर है, तो आप उसको मेडिकेशन करके और तो भी है प्रोटोकॉल फॉलो करके आप उसे उसके स्लॉटर प्रोसेस को डिटेल कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। लास्टली डिसीजंस आपके पास, मान लीजिए कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आता है और आप कह रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए आप ब्रुसेलोसिस पा लिए, मान लीजिए आप एंथ्रेक्स पा लिए, कि जिसमें स्लॉटर करना और आपका फुल रिजेक्शन जजमेंट को स्लॉटर करना इज यू कैन से हार्मफुल फॉर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और यू कैन से एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू, स्लॉटर हाउस वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू, सारे चीज के लिए अगर गलत लग रहा है तो वैसे एनिमल्स को वहीं से रिजेक्ट कर, हम नहीं स्लॉटर कर सकते हैं। दीज एनिमल्स आर, जजमेंट इज अनफिट फॉर। टू मोर जजमेंट यहाँ आता है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ स्लाइड्स में। वहां आपका जजमेंट है इमरजेंसी स्लॉटर एंड कैजुअलिटी स्लॉटर। तो देयर आर 6 जजमेंट, आप इसको नोट करके रखिए। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन शॉर्ट नोट्स और लाइकवाइज राइट द जजमेंट ऑफ एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन। बच्चे सारा लिख देते हैं लेकिन ये 4 पॉइंट 6 पॉइंट जो है ये नहीं लिख पाते हैं, और आंसर हमारे जैसा, हम तो जब भी एग्जामिन करते हैं कॉपी तो 0 ही देते हैं, क्योंकि आप पूरी रामायण लिख दिए और ये लिखे ही नहीं कि सीता किनकी बीवी थी, वही वाला कहावत जो है यहाँ भी चलता रहता है। तो आपको 5-6 जजमेंट जो है फिट फॉर स्लॉटर, सस्पेक्टेड और डिटेंड, ये दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सस्पेक्ट स्लॉटर और डिटेंड स्लॉटर और डिलेड और पोस्टपोन स्लॉटर्स और अनफिट फॉर स्लॉटर एंड कैजुअलिटी स्लॉटर एज वेल एज इमरजेंसी स्लॉटर्स। सो नाउ फिट फॉर स्लॉटर, जब आपका एनिमल जो है डिजीज कंडीशन से फ्री है, फिट फॉर, तो आप उसके स्लॉटर के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है।
डिलेड स्लॉटर में जैसे अभी बताए, आपका एनिमल बहुत एग्जॉस्ट हो रखा है, ट्रांजिट फीवर है, सम ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, तो ऐसे कंडीशंस में आप डिलेड स्लॉटर कर सकते हैं। अनफिट फॉर स्लॉटर, अगर इमेच्योर एनिमल है, एडवांस प्रेगनेंसी है, रिसेंट पार्चुरेशन है, इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज से सफर कर रहा है, लाइक एंथ्रेक्स, रेबीज, बीक्यू, एफएमडी, स्वाइन फीवर, टेटानस, कुटेनियस, कोई नहीं, व्हाइट स्कोर है, कफ डिप्थीरिया है, बहुत सारे डिजीज कंडीशंस हैं। ये फ्यू ऑफ एग्जांपल्स है। एक्चुअली दीज डिजीज कंडीशंस दे आर यू कैन से बेस्ड ऑन, यू कैन से दे डिफरेंट रेगुलेशंस के हिसाब से, उनका अपना अपना रेगुलेशंस है। जैसे यूरोपियन यूनियन का अपना रेगुलेशंस है, तो उनके अपने हिसाब रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने लिस्टिंग कर रखा है। बट मेरा पढ़ाने का मतलब एक ही चीज है कि जहाँ ये तो कुछ कंडीशंस हैं, इमेच्योर, एडवांस प्रेगनेंसी, रिसेंट, और जो भी डिजीज कंडीशंस जिसमें कि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होते हैं, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है, वैसे डिजीज कंडीशंस में, वैसे फाइंडिंग के केस में आपको सीधा अनफिट फॉर स्लॉटर, या आप स्लॉटर करके भी क्या कर लीजिएगा। जब लेकिन अगर कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन से आपको लग रहा है कि लोकलाइज्ड है, मान लीजिए इन्फेक्शन होगा, इसमें पैरासाइटिक होगा, कहीं बाहर का अपना प्रेडिक्शन साइट होता है, तो वैसे डिजीज कंडीशंस को आप पास कर सकते हैं। वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो उसका जजमेंट आता है, पार्शियल कंडेमनेशन करके, पार्ट को कंडेम करके बाकी को रेस्ट को फिट कर देना, वो आप जजमेंट को ऐसा दे सकते हैं। तो सिंपल रखिए माइंड में कि जो भी सिस्टेमिक डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है और इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, वैसे कंडीशंस में हमारा जजमेंट होगा। हम कुछ भी पूछे एग्जामिनेशन में, आपको वो लॉजिक पे जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल पूछते हैं आपको, सिस्टेमिक ट्यूबरकुलोसिस, क्या होगा जजमेंट आप? अनफिट होगा सर। अनफिट फॉर स्लॉटर, ब्रुसेलोसिस अनफिट फॉर स्लॉटर, लिस्टेरियोसिस अनफिट फॉर स्लॉटर, लेप्टोस्पायरोसिस अनफिट फॉर स्लॉटर। वो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपना आईक्यू इस्तेमाल कि हम क्या रिलीज करने जा रहे हैं, ये रिलीज करने, ये छोड़ने जा रहे हैं स्लॉटर के लिए, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। स्लॉटर हाउस वर्कर भी जा सकते हैं, जो कंज्यूम करेगा वो भी जा सकते हैं, ठीक है, कुकिंग करते हैं, बहुत सारी चीज डिस्टर्ब हो जाता है, बट बहुत सारे डिजीज कॉन्टैक्ट कंडीशन से भी हो जाते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, स्लॉटर हाउस इन्वायरमेंट को भी कंटामिनेट कर सकते हैं। तो वैसे में आपका जजमेंट बहुत मायने रखता है। और स्लॉटर हाउस तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वेटरनरियन पे ही डिपेंड करता है, अगर आपको परफेक्शन के साथ और सबको हेल्दी देखना है। नाउ दो टर्मिनोलॉजी है, इसे आपको भूलना नहीं है, कैजुअलिटी स्लॉटर और इमरजेंसी। तो इसमें हमेशा याद रखना है, कैजुअलिटी जो स्लॉटर होता है वैसे डिजीज कंडीशंस के लिए होता है जहां एनिमल, इसको नोट करके रख लीजिए, एक्यूट पेन से सफर नहीं करता है। एनिमल मोस्टली क्रोनिक कंडीशन से सफर करता है, बट इसका जो मीट होता है वो आपको हार्वेस्ट करना है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मीट में कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए डॉनर्स काउ सिंड्रोम है, आपका काउ जो है, या टर्मिनोलॉजी काउ तो हमें नहीं यूज करना चाहिए, बट बिकॉज काउ स्लॉटर इज बैन इन इंडिया, बट जो भी एनिमल है, पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। ये वैसे कंडीशंस में है कि बॉडी, उसका कार्कस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट एनिमल अननेसेसरी पेन से सफर कर रहा है, तो उसे पेन से निजात दिलाने के लिए, और उसको वैसे लाइफ को झेल रहा है, आगे जा रहा है, तो उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग कैजुअलिटी स्लॉटर प्रेफर करते हैं। जस्ट लाइक ऑब्चुलेटर पैरालिसिस, जिसको ट्रीटमेंट करके आप सही भी नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम पैराप्लेजिया, बेनिंग सुपरफिशियल ट्यूमर्स है, तो ऐसे कंडीशंस में जजमेंट है डिफरेंट रेगुलेशंस का कि आपको कैजुअलिटी स्लॉटर के लिए प्रोविजन करना है। अलग से मिनिएचर स्लॉटर टाइप में होता है कि जिसमें कुछ लैरेज का फैसिलिटी होता है, प्लस 3-4 एनिमल्स को स्लॉटरिंग की फैसिलिटी, ठीक है। सो एनिमल not in acute pain or immediate danger of death, that is the peculiars of casualty, ठीक है। और in simple wording we can say when animal is suffering from chronic disease conditions or chronic conditions, है ना, like obturator paralysis, postpartum paraplegia, benign superficial tumors, etc. The judgment of antepartum examination will be casualty, ठीक है, ये सब तो सेम चीज है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी स्लॉटर, जब आपका एनिमल
पेन से सफर कर रहा है। और हमें स्लॉटर में डिले करना एनिमल वेलफेयर की जब आप बात कर रहे थे वो सही नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी पेन से एनिमल सफर कर रहा है। तो वैसे कंडीशंस में हम इमरजेंसी में उसके स्लॉटर का सेपरेट स्लॉटर, ये कभी इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी स्लॉटर जनरल स्लॉटर हाउस में नहीं होता है। जनरल स्लॉटर हाउस में जहाँ सारे एनिमल का स्लॉटर हो रहा है वहाँ नहीं होता है, ये अलग से होता है। तो वैसे में हमारा जजमेंट होगा इमरजेंसी स्लॉटर। ठीक है, एनिमल हेल्दी भी हो सकता है, बट जैसे देयर आर सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस हो सकता है, लिम्ब फ्रैक्चर हो, अनकंट्रोल्ड हेमरेज हो, इंजुरीज, सीवियर पेन हो, इंजुरीज कहीं ना कहीं के द्वारा सीवियर पेन से सफर कर रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस माने डिजॉर्डर से हो, तो वैसे एनिमल को हम लोग इमरजेंसी स्लॉटर में आप रिकमेंडेशन। देयर आर सर्टेन रूल्स है मस्ट एनिमल इमरजेंसी स्लॉटर का कि एनिमल को एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन होना चाहिए। बिना एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन के हम लोग जजमेंट ही नहीं दे सकते हैं कि इसे इमरजेंसी स्लॉटर करना है कि कैजुअलिटी स्लॉटर। द बॉडी ऑफ द एनिमल डिस्ट्रेस्ड नहीं होना चाहिए। वेटनरियन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको ठीक है भाई आप इसे इमरजेंसी स्लॉटर कर सकते हैं, कोई ऐसा डिजीज कंडीशन से सफर नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्लॉटर ऑफ यू कैन से सर्टिफिकेट ऑफ द मीट इंस्पेक्टर के बिना हम इमरजेंसी स्लॉटर के लिए नहीं कर सकता है कोई भी। हाइजीनिक कंडीशंस में ट्रांसपोर्टेशन जो है फुल हाइजीन कंडीशंस में होना चाहिए। जैसे ही आता है आप 1 घंटा के अंदर आप उसको जजमेंट देके स्लॉटर कर सकते हैं, बट विथ रिमार्क्स दैट कि आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी होना चाहिए जो कंफर्म कर सके कि ये मीट जो है इसका कंजम्पशन पर्पस के लिए फिट हो रहा है। ठीक है सर, तो इमरजेंसी स्लॉटर और कैजुअलिटी स्लॉटर दोनों में मीट का कंजम्पशन किया जा सकता है ना सर? डेफिनेटली दोनों किया में जा तो सकता है, बिना नहीं किया जाएगा तो हम क्यों करेंगे। हम तो सिर्फ एनिमल्स को वेलफेयर की बात कर रहे हैं दोनों स्लॉटर्स। एक में एनिमल सफर कर रहा है, एक में अननेसेसरी जेल रहा है। एक में हमें कारकस को साल्वेज करना है, सिंपल कह सकते हैं टू साल्वेज द कारकस, है ना, मतलब आपको कारकस को हार्वेस्ट करना है, उसके लिए हम स्लॉटर का प्रोविजन कर रहे हैं कैजुअलिटी स्लॉटर। इमरजेंसी में एनिमल अननेसेसरी पेन कर रहा है, पेन से सफर हो रहा है, तो पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हम उसे अलग से जल्दी में स्लॉटर कर लेते हैं ताकि वो अननेसेसरी पेन से सफर नहीं हो सके और उसका मीट जो है यूज हो सके, बट वो पर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, और कुछ? ये सर तो दोनों में यही डिफरेंस हुआ ना सर कि इमरजेंसी में एक्यूट पेन है और सीवियर हाँ, पेन से सफर कर रहा है, कैजुअलिटी में क्रोनिक वैसा कोई कंडीशन से पेन सफर। नहीं है। हाँ, पेन नहीं है हाँ, लेकिन सिर्फ एनिमल क्रोनिक क्रोनिक कंडीशन कंडीशन से पेन सफर नहीं कर है। रहा है। ठीक है, देखो ठीक है डिफरेंस में ठीक। तो यही आएगा, आप 2 2 3 3 एग्जांपल देख लेना, नथिंग एल्स। नाउ डिफरेंट समवट कैटेगरी है दिया हुआ, आप कह सकते हैं कि इसका इमरजेंसी स्लॉटर का लाइव होना, एनिमल जिंदा होना चाहिए, नॉट डिजीज से मॉरिबेंट कंडीशंस में अगर है, जिंदा है लेकिन मॉरिबेंट कंडीशंस में है तो वैसे में हम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ डिजीज कंडीशंस हैं आपको दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया वैसा ही यहाँ भी होगा। आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैटल है तो उसमें एक्टिनोबैसिलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, मास्टाइटिस, रिंगवॉर्म, मेंस इन्फेक्शन के लिए ये सब आप जो अगर पाते हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, लगता है आपको कि ये सब कंडीशंस हो सकता है, तो वैसे कंडीशंस में आपका जजमेंट सस्पेक्ट होगा, देन डिटेल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप रेबीज है आप क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है क्लियर कट कर सकते हैं, रिंडरपेस्ट अगर तो नहीं है, रिंडरपेस्ट नाउअडेज इरेडिकेटेड, बट अगर एनिमल आता है तो आप डेफिनेटली आप एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन में उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंथ्रेक्स केस में भी आप एंटीमॉर्टम में प्रॉपर परफेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कर सकते हैं, बीक्यू में भी है, टेटेनस में, ये सब कंडीशंस हैं जिसमें कि आप कुछ न कुछ पिकुलियर साइंस और सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे आपका डायग्नोसिस परफेक्ट हो सकता है और आप वहीं से एनिमल्स को अनफिट और स्लॉटर का जजमेंट दे सकते हैं। काप्स के कंडीशंस में है, अगर इमेच्योर जैसे मैंने पहले बताया कि अनफिट हो गया, काप डिप्थीरिया है, अनफिट है, रिंग वॉर्म है तो आप यहाँ सस्पेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट स्कॉर है अनफिट कर सकते हैं। नाउ सीप में भी है, जैसे सी प्लस कैब है, एफएमडी है, लाइक भाई आप देख लीजिएगा, इससे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
थैंक यू। कहीं कुछ और डाउट लग रहा है तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट शुरू करें कि रेस्ट लोगे आप? मैंने 4 स्लाइड रखा है और टाइम ज्यादा लग रहा है। सर थोड़ा सा इसे फास्ट भी कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं है। फास्ट में फिर आप कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा है। हेलो नहीं सर, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिएगा, समझ जाएंगे। जहाँ नहीं होगा हेलो तो बोलेंगे। ठीक, प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर।